नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज इस अंक में हम बात करेंगे बंगाल के चुनाव की, और बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी टीएमसी के नेताओं की बिगड़े हुए बोल की बात करेंगे, और बात करेंगे इस बात की कि क्या कि जब किसी चुनाव में जब किसी की पराजय स्पष्ट दिखती है तो फिर उसकी भाषा कैसे बदल जाती है। तो जो आज बदली हुई भाषा ममता बनर्जी की दिख रही है, तो क्या यह संकेत है कि 15 वर्षों का शासनकाल ममता बनर्जी का समाप्त होने जा रहा है? तो कौन कौन से वो कारण हैं जिन कारणों से लगता है कि ममता बनर्जी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। ममता बनर्जी की बिगड़ी हुई भाषा, ममता बनर्जी की पराजय की एक तरह से कह सकते हैं रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि यह चुनाव हो रहा है मित्रों एसआईआर के बाद। इस एसआईआर की जो प्रक्रिया बंगाल में चल रही है, 56 दिनों से चल रही प्रक्रिया में 31 दिसंबर का दिन वह दिन था जब अभिषेक बनर्जी 10 सांसदों के एक टीम के साथ जाते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने के लिए, और मुख्य चुनाव और मिलकर आते हैं, बाहर में आकर पत्रकारों को बताते हैं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बारे में बताते हैं कि उंगली दिखा रहा था। मैंने कहा उंगली नीचे करो, तुम नॉमिनेटेड हो और मैं इलेक्टेड हूं। अब ये बताइए, ये भाषा क्या भारत के लोकसभा के सदस्य की मर्यादा के अनुसार है? दूसरी बातें बता रहा हूं, जिस एसआईआर का विरोध ये बंगाल में टीएमसी कर रही है, जिस मामले में अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी को भी लपेटा है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहा? राहुल गांधी के बारे में एक हास्यास्पद बयान देते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि राहुल गांधी को राजनीति की समझ नहीं है। राहुल गांधी ने एसआईआर के जिस मुद्दे पर चुनाव आयोग का विरोध किया वो कोई मुद्दा ही नहीं है। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा है कि वोटर लिस्ट में जो नाम का हेराफेरी होता है करके चुनाव, असल में अपना भांडा खोल दिया है अभिषेक बनर्जी ने। अगर गौर से देखेंगे तो अभिषेक बनर्जी और टीएमसी और ममता बनर्जी की चुनाव जीतने की जो रणनीति रही है वो वही है जिस आधार पर 2011 तक वाम मोर्चा वहां पर चुनाव जीता करती थी। क्या था चुनाव जीतने का? कि एक तो अपने विरोधियों का पहले नाम कटवाओ, अपने विरोधियों का मतदाता सूची में नाम कटवाओ, नाम आ गया तो वोट मत डालने दो, और अगर वोट डाल दिया तो सबक सिखाओ। यही फॉर्मूला ममता बनर्जी ने भी अपना लिया है, और इसी फॉर्मूले के तहत आज अभिषेक बनर्जी पहुंच गए चुनाव आयुक्त को डराने के लिए। मुख्य चुनाव आयुक्त को डराने के लिए पहुंच गए। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि एसआईआर के तहत जिन 58 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया गया है, जिनको नोटिस किया गया है, उसके खिलाफ अब तक मात्र 8 आपत्तियां दर्ज हुई है राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय में। मात्र 8, मतलब 58,20,000 से ज्यादा जिन नामों को मतदाता सूची से बंगाल में हटाया गया, उसके खिलाफ मात्र 8 आपत्ति दर्ज की गई है। इन 8 आपत्ति में भी आपको आश्चर्य लगेगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी एक आपत्ति दर्ज कराया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीएम, मार्क्सवादी ने 2, तो हो गए 3, कांग्रेस ने कोई नहीं किया, टीएमसी ने 3 आपत्तियां दर्ज कराई है, बहुजन समाज पार्टी ने 1 आपत्ति दर्ज कराई है। आप अनुमान लगाइए कि 58,20,000 में 8 केवल क्लेम जो है ऑब्जेक्शन दायर किए गए हैं। उसके बाद आइए, चुनाव आयुक्त का मामला खत्म हो गया। चुनाव आयोग के साथ जो शाब्दिक आक्रामकता है टीएमसी की, ममता बनर्जी का और अभिषेक बनर्जी का, आपने देखा। राहुल गांधी पर हमला, चुनाव आयोग नालायक है, राहुल गांधी नालायक है, लायक केवल और केवल अभिषेक बनर्जी। अब आइए, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर है। बयान सुनिए जो अमित शाह के बारे में कहा कि अमित शाह जी आप होटल के कमरे में है, बाहर निकल कर देखिए, बोलने लायक नहीं रहेंगे। अब बताइए कि एक राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री भारत के गृह मंत्री को किस भाषा में चुनौती दे रही है? यह कौन सी भाषा है? किस चीज का प्रकटीकरण है ये क्या रिफ्लेक्ट क्या करता है?
चाहे वो अभिषेक बनर्जी की बात हो, मुख्य चुनाव है उसके संदर्भ में, राहुल गांधी के संदर्भ में, ममता बनर्जी की बातें। इसके अलावे देखिए आप, इसके अलावे ममता बनर्जी जिस मुद्दे को बंगाल में उठा रही है, बंगाली और गैर बंगाली का, निशाने पर कौन है? निशाने पर बिहार और उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक बड़ी आबादी, ज्यादा है 1 करोड़ से, मैं बता रहा हूं कम है, मैं बता रहा हूं 1 करोड़ अनुमान लगा रहा हूं मैं। 1 करोड़ से अधिक आबादी उन लोगों की है जो विगत 70-80 वर्षों के अंदर, वैसे भी देश की औद्योगिक राजधानी हुआ करती थी बंगाल, कोलकाता देश की औद्योगिक राजधानी हुआ करती थी। कई औद्योगिक नगर बंगाल में हुआ करते थे। सबको तो धो पोछ के चाट गए बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, बाद में ममता बनर्जी के लोग, सब उद्योग धंधे बंद हो गए। लेकिन आज भी जो बिहार उत्तर प्रदेश के लोग जो बंगाल में जाके बसे, जिनकी तीसरी पीढ़ी आज बंगाल में रह रही है, उन सभी को ममता बनर्जी कहती हैं बाहरी लोग हैं ये। और चूंकि ममता बनर्जी की दिक्कत क्या है, ममता बनर्जी को दिख रहा है इनके अंदर आया हुआ परिवर्तन। पहले ये जो आबादी थी बिहार और उत्तर प्रदेश के, इन्हीं के बल पर, आपको याद होगा बंगाल में राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसी राजनीतिक दल भी वहां विधानसभा में गाहे बगाहे उसके सदस्य भी पहुंचा करते थे, और कारण यही मतदाता थे बिहार उत्तर प्रदेश के लोग। अब क्या हुआ है, विगत 10 वर्षों के अंदर 2016 के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक, अब ये लोग बंटना बंद कर चुके हैं। ये लोग अब बंटते नहीं हैं, राजद को वोट नहीं मिलता। अब समाजवादी पार्टी को, बड़े नेता किरणमय नंदा समाजवादी पार्टी के, आपको याद होगा, ठीक है, तो ये सभी अब इन लोगों को वोट नहीं मिलता, बल्कि वो पूरा बिहार और उत्तर प्रदेश का लोग जो है वो एकजुट हो गया है, और ये सब के सब भाजपाई समर्थक बन गए हैं, भाजपा के समर्थक है। इन्हीं लोगों को ममता बनर्जी और टीएमसी के लोग बाहरी कहते हैं। ममता बनर्जी और टीएमसी वालों के लिए यही बाहरी है। तीसरी बात मैं बता रहा हूं कि ममता बनर्जी का हाल ये तो हो गई शाब्दिक एक प्रकार का हिंसा ही है। ये जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करती है गृह मंत्री के लिए, जिस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल बाहरी के नाम पर बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए करती है ममता बनर्जी, ये शाब्दिक हिंसा है। ये नफरत फैलाने का तरीका है। जो राहुल गांधी के बारे में जिस प्रकार के शब्दों का, देखिए राजनीति में मतभेद होना अलग विषय है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अलग विषय है, लेकिन अपने विरोधियों के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल, जिससे कि आप समाज के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ लड़ाने का, हिंसा फैलाने का आप सीधा सीधा प्रयास करते हैं, तो ये स्पष्ट घबराहट ममता बनर्जी की दिख रही है, चेहरे पे दिख रही है, बयानों में दिख रही है। इतना ही नहीं, जिस भाषा से ममता बनर्जी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जिस भाषा से ममता बनर्जी को घोर आपत्ति रहती है, वो भाषा क्या है? योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया वो बयान, बटोगे तो डैश डैश डैश। अब यही डायलॉग ममता बनर्जी किसके लिए कह रही है? मुसलमानों को कह रही है कि बटोगे तो भाजपा आ जाएगी। मतलब जब ममता बनर्जी को लग रहा है कि अब मुसलमान मतदाताओं को भी बंगाल में बुड़बक बनाना संभव नहीं है, मुसलमान बंगाल में भी 3 वर्गों में बटे हुए हैं। एक छोटा सा वर्ग ऐसा है जिसे अब यह पता चल चुका है कि मुसलमानों को भी केवल बंगाल में राजनीतिक पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे लोग ठीक है वोट डालेंगे, वो वोट डालेंगे ममता बनर्जी को ही, वोट डालेंगे किसी हुमायूं कबीर को ही, वोट डालेंगे कांग्रेस पार्टी को ही, सीपीएम को भी डालेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को यह बातें लग चुकी है कि ममता बनर्जी सबसे बड़ी बाधा है मुसलमानों के वास्तविक विकास के लिए। केवल मुसलमानों को मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी राजनीति कर रही है। तो इसीलिए वो वर्ग है वो वर्ग है मित्रों जो नैरेटिव बिल्डिंग करता है, जिसका नैरेटिव बिल्डिंग में सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो ये भी एक ममता बनर्जी के लिए दिक्कत का कारण है। उससे भी बड़ी बात क्या हो रही है ममता बनर्जी के लिए इस चुनाव में, देखिएगा
कि पिछले चुनाव में खत्म होने के बाद, विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद, आपको याद होगा जिस प्रकार की हिंसा हुई थी वैसे मतदाताओं के लिए। एक तो हिंसा हुई पहले चुनाव के मतदान के दिन, कई बूथों पर जहां ममता बनर्जी के समर्थक अधिक संख्या में थे, विपक्ष के वोटर कम थे, कम ताकतवर थे, वहां पर भाजपा को वोट देने आने वाले मतदाताओं को बूथ पर पहुंचने ही नहीं दिया गया। आपको याद कीजिएगा वो दिन, या फिर किसी यूट्यूब आर्काइव में जाकर आप चेक कीजिए, आपको मिलेगा कि उस दिन किस प्रकार की हिंसा बंगाल में करवाई गई थी ममता बनर्जी के द्वारा, जिससे कि ममता बनर्जी के विरोधी मतदाता बूथ तक पहुंच नहीं सके। और जहां पर भी ममता बनर्जी के उम्मीदवार चुनाव हारे, परिणाम आने के बाद उन इलाकों के आप समाचार निकालकर देखिए, आप 5 साल पहले का क्या हुआ था, क्या क्या कौन कौन से कारनामे ममता बनर्जी ने करवाए थे। और जब इसके जांच के आदेश दिए गए, केंद्र की एजेंसियां वहां जांच करने पहुंची, तो किस प्रकार से ममता बनर्जी ने उस पर जांच नहीं करने दी, फिर हाईकोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, कोलकाता हाईकोर्ट को, तो किस प्रकार की परिस्थितियां हुई। तो ये सब, तो इसीलिए मतदाताओं का मूड मतदाता इस बार तय करके बैठा है, बोल नहीं रहा है। यही बात है, चूंकि मैंने इसलिए कहा कि तेजस्वी यादव वाला हाल होगा। आपको याद होगा मित्रों कि तेजस्वी यादव के चुनावी सभा में जितनी भीड़ आती थी, उतनी भीड़ नरेंद्र मोदी की सभा में भी नहीं आती थी। कारण क्या था? कारण यह था कि जाति के आधार पर तेजस्वी यादव के जो बेस वोट बैंक है वो सब संख्या बल में सबसे मजबूत है। तो आज यह भी तय है कि ममता बनर्जी के साथ जो मुस्लिम मतदाता हैं वो संख्या बल में सबसे मजबूत है, 30% की आबादी है। और ये 30% की आबादी का जो संख्या बल है ना, इससे डरकर मतदाता वोकल नहीं है। जो अन्य मतदाता हैं वो वोकल नहीं है, क्योंकि कहावत है कि लोग आवाज कब निकलती है, जब सत्ता का संरक्षण मिलता है, जब सीमा के इस पार और सीमा के उस पार दोनों तरफ खतरा हो। बंगाल में मतलब बांग्लादेश का भी खबर आ रहा है, समाचार निकल कर आ रहा है, तो वहां भी खतरा और यहां भी खतरा। तो फिर लोग केवल समय का इंतजार करते हैं, लोग केवल समय का इंतजार करते हैं। इसीलिए आपको याद होगा, जो भी हमारे दर्शक हैं, पॉलिटिकल आइडिया से जुड़े हुए हैं, बिहार चुनाव के दौरान भी मैंने कहा था कि बिहार में सबसे बड़ा खेल करेगा चुप्पा वोटर। चुप्पा वोटर, वो वोटर जो सड़क पे आके बोलता नहीं है, लेकिन वो तय करके बैठा है, जैसे बिहार में बैठा था कि कोई बन जाए मुख्यमंत्री, कोई दिक्कत नहीं है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। यादव जाति के खिलाफ ध्रुवीकरण बिहार में कि कोई तेजस्वी यादव आरजेडी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, यह बिहार की जनता ने तय करके रखा था। वही परिणाम आया बिहार में, वही हाल बंगाल में ममता बनर्जी का होना है। लोग तय करके बैठे हैं कि अब की बार ममता बनर्जी की विदाई तय है। इसीलिए यह सब फ्रस्ट्रेशन है। इसीलिए आपको बाहर से दिखेगा ममता बनर्जी की सभाओं में जबरदस्त भीड़ हो रही है, कई हंगामेदार ममता बनर्जी सब कुछ करेंगे, लेकिन इस बार मतदाताओं ने तय करके रख लिया है। और इसमें बांग्लादेश से जो खबर निकल कर आ रही है, जो घटनाएं घटी है बांग्लादेश में, वह लोगों को समय पर जागरूक करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए जितने भी संकेत निकल कर आ रहे हैं, सबको याद आ रहा है आज बांग्लादेश को देखकर कि जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ क्या हुआ होगा। आज याद आ रहा है सबको कि नामशूद्रों के साथ वास्तव में अन्याय कहां हुआ था, किसने किया था अन्याय। तो कई ऐसे संकेत है, और इस संकेत का ही परिणाम है कि जिस भाषा में बिहार चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव लोगों को धमका रहे थे, अपना शपथ ग्रहण का दिन तय कर लिया था तेजस्वी यादव ने 18 नवंबर, लेकिन जब 14 नवंबर को परिणाम आया तो 25 पे लटक गए। वही स्थिति ममता बनर्जी की होने वाली है। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ।
हमारी नजर हर उस खबर पर है जिस खबर का विश्लेषण, जिस खबर के तह में जाकर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।